नेपाल में पीएम आवास पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शनकारी कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। हर जगह कानून व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है। कहीं वो आग लगा रहे हैं, कहीं मारपीट कर रहे हैं, तो कहीं खुलेआम हथियार लहरा रहे हैं। सोशल मीडिया ऐप पर बैन के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन में अब तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। 300 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। नेपाल में काठमांडू समेत 10 शहरों से ज्यादा शहरों में हिंसा भड़क चुकी है। इस हिंसा को देखकर यही माना जा रहा है कि नेपाल में इस समय हालात बिल्कुल बांग्लादेश जैसे हो चुके हैं। जैसे बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक विरोध प्रदर्शन हुए, उसी तरह नेपाल में प्रदर्शनकारी पूरी तैयारी के साथ हिंसा कर रहे हैं और सरकारी संस्थानों पर हल्ला बोल कर रहे हैं। नेपाल में 24 घंटे के अंदर ही बहुत कुछ बदल गया। तख्ता पलट जैसे हालात बन गए। नेपाल में जब दूसरे दिन मंगलवार को हिंसा भड़की तो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ओली के इस्तीफे की खबर सुनते ही राजधानी काठमांडू में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के थोड़ी ही देर बाद नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने ओली का इस्तीफा आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया। हालांकि इससे पहले ओली की ही पार्टी के एक सीनियर नेता ने भी ओली के इस्तीफे की पुष्टि TV9 भारतवर्ष से कर दी थी। अब खबरें हैं कि ओली नेपाल से भागने की तैयारी कर रहे हैं। वो मेडिकल ट्रीटमेंट के बहाने दुबई जा सकते हैं। हालांकि नेपाल के एक सीनियर मंत्री के हवाले से ये खबर भी आई कि ओली देश छोड़कर नहीं जाएंगे। नेपाल में जारी बवाल के बाद प्रधानमंत्री ओली के अलावा सरकार के कई मंत्रियों और कई दूसरी पार्टियों के सांसदों ने भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि कुछ सांसदों ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में इस्तीफों का ऐलान किया है। काठमांडू से उठी हिंसा की लपटें नेपाल के दूसरे शहरों की तरह तुरंत ही वीरगंज भी पहुंच गई। प्रदर्शनकारियों की उग्र भीड़ ने वीरगंज में जमकर आगजनी के साथ साथ जमकर तोड़फोड़ भी की। यहां भी काठमांडू की तरह ही सड़कों पर अब भीड़ का कब्जा हो गया है। वीरगंज में प्रदर्शनकारियों ने काफी आगजनी की और 20 से ज्यादा कारों में आग लगा दी गई। वीरगंज पुलिस चौकी के सामने ही कई बाइक में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी, तो उधर वीरगंज महानगर पालिका को भी उग्र भीड़ ने फूंक दिया। वीरगंज नेपाल का एक दक्षिणी सीमावर्ती शहर है, जिसकी सीमा बिहार में पूर्वी चंपारण के रक्सौल शहर से लगती है। नेपाल में सड़क मार्ग से प्रवेश करने का ये एक प्रमुख रास्ता है। ये वीरगंज महानगर पालिका का दफ्तर है। यहाँ एक साथ 1.5 दर्जन कार को फूंक दिया गया है। गिनती नहीं कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 आप गिनती करते हुए थक जाएंगे, लेकिन कारों की गिनती खत्म नहीं होगी। इस तरफ भी यही हाल है। 1 2 3 4 5 6 7 एक साथ प्रदर्शनकारियों ने यहाँ बाइक को फूंक दिया। यहाँ जो ये आप गाड़ी देख रहे हैं, ये कार वहाँ और उस तरफ जो 2-3 सुरक्षित कारें दिख रही है, वो भी कुछ देर में जलकर राख हो जाएगी। ये दफ्तर है। धुआं इतना ज्यादा कि कोई अंदर नहीं जा सकता है। अंदर जाने में खतरा भी बहुत ज्यादा है। आइए फ्रंट गेट के तरफ पूर्ण जहाँ तहाँ जिस तरफ नजर जाएगी उस तरफ सिर्फ आपको पेपर नजर आएंगे, शीशे नजर आएंगे। अंदर में जो सामान रखे हुए थे वो सामान आपको जहाँ दिखेंगे। अंदर जो कंप्यूटर स्क्रीन था उस स्क्रीन को तोड़ दिया गया है। नेपाल में अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। नेपाल की 3 करोड़ जनता अंधेरे में है। नेपाल की आवाम को फिलहाल कुछ नहीं समझ आ रहा कि इस हिंसा के पीछे कौन है और किसका हाथ है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि एक शख्स को प्रदर्शनकारी सत्ता के केंद्र में आगे ला सकते हैं। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नेपाल में ओली की सत्ता की सियासी जमीन को हिलाने के पीछे जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है वो है बालेन्द्र उर्फ बालेंछा। बालेंछा फिलहाल काठमांडू के मेयर हैं। नेपाल में युवाओं के बीच वो लोकप्रिय भी हैं।
नेपाल में हिंसक आंदोलन और केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों ने बालेंद्र शाह को अंतरिम पीएम बनाने की मांग भी कर दी है। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी के बाद शुरू हुआ हिंसक प्रदर्शन मंगलवार को गौरीफंटा बॉर्डर तक पहुंच गया। प्रदर्शनकारियों ने यहां नेपाल कस्टम विभाग के ऑफिस में आग लगा दी। आपको बता दें कि गौरीफंटा बॉर्डर पर भारत से जो ट्रक सामान लेकर जाते हैं वो यहां चेक किए जाते हैं, लेकिन बॉर्डर की ये जगह भी मंगलवार को हिंसा की चपेट में आ गई। इसी बीच नेपाल के कैलाली जिले के धनगढ़ी जेल से प्रदर्शनकारियों ने जेल पर कब्जा कर लिया और कैदियों को छुड़ा लिया। कहा जा रहा है कि करीब 750 लोग जेल में बंद थे, जिन्हें हिंसा का फायदा उठाकर छुड़ा लिया गया। पड़ोसी देश नेपाल की हिंसा और हालात को देखते हुए भारत में भी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। नेपाल बॉर्डर से लेकर प्रमुख जगहों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली के नेपाल दूतावास में भी एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंगलवार को पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग दिल्ली स्थित नेपाल एम्बेसी के पास प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसे लेकर एम्बेसी के आसपास भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। नेपाल में तनाव के बीच भारत नेपाल सीमा पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई। उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम तक फैली भारत नेपाल सीमा पर सतर्कता भी बढ़ा दी गई। इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की। काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सभी उड़ानें नेपाल प्रशासन ने रद्द कर दी। हेलो। नेपाल में सोमवार दोपहर को अचानक हिंसा भड़क उठी थी और हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। ये विरोध प्रदर्शन नेपाल सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाए गए बैन के खिलाफ शुरू हुआ। देश में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि ओली सरकार ने देश भर में भड़के गुस्से के बाद सोमवार देर रात ये बैन हटा भी दिया था, लेकिन नेपाल के युवाओं का आक्रोश बढ़ता गया। लेकिन कहा जा रहा है कि इस हिंसा के पीछे सिर्फ सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाना नहीं था। असल में नेपाल में 15 से 25 साल के युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है और वो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान है। नेपाल में सरकार और कई मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के लगातार इल्जाम लगते रहे हैं। इनकी वजह से देश में अस्थिरता का माहौल हमेशा बना रहा। नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद कोई भी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। नेपाल में जारी हिंसा के बीच अब ये चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं कि केपी ओली के इस्तीफे के बाद अब वहां की सत्ता किसे मिलने जा रही है, या फिर नेपाल अभी कुछ दिन तक इसी तरह हिंसा की आग में झुलसता रहेगा। नेपाल में केपी शर्मा ओली के इस्तीफा देने के बाद देश में जो राजनीतिक संकट पैदा हुआ है, उसके बीच भविष्य की सरकार को लेकर मंथन और कवायद भी शुरू हो गई। नेपाल की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ओली की जगह किसी नए चेहरे के साथ सर्वदलीय सरकार बनने की संभावना दिख रही है। अगर ओली की पार्टी के समर्थन के बिना नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार नहीं बनती तो संसद को भंग किया जा सकता है। उसके बाद नए चुनाव होंगे। बालेंद्र शाह का नाम भी जोरों से चल रहा है। तो वहीं नेपाल में नए नेता के तौर पर जो दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है वो है शेखर कोइराला। हालांकि फिलहाल ये सभी नाम अटकलें भर हैं।